नहीं है, जहां अतिवृष्टि नहीं है, जहां अनावृष्टि नहीं है, माने जीवन का कोई दुख ही नहीं है, ऐसा राज्य राम राज्य, और वो खड़ाओं के द्वारा संचालित हुआ हो 14 वर्ष, तो अंदाजा लगा लीजिए खड़ाओं का कितना बड़ा महत्व रहा होगा इस देश में। और भरत जो श्री राम के अनुज छोटे भाई, जब उनको बुलाने के लिए गए वन में, तो श्री राम ने कहा कि मेरी खड़ाऊं ले जाओ, तो बहुत हर्ष के साथ, खुशी के साथ भरत उन खड़ाओं को अपने सिर पर रखकर राम राज्य तक लेके आए, माने अयोध्या तक लेके आए। खड़ाओं का स्थान सिर में रहा है, हमने अब वो जूते को देना शुरू कर दिया है। क्या हमारी संस्कृति का पतन हुआ है, कहां खड़ाऊं और कहां जूता। तो आप इस जूता संस्कृति से थोड़ा बाहर निकलें। ये सांस्कृतिक पतन है हमारा, जूते का पहनावा, और जूते का पहनावा ऐसा, एक जोड़ी जूता नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5, 10, 15, 20, 25, 50, और लोगों को ड्रेस के हिसाब से जूता। हम शायद इस उम्मीद में, इस कल्पना में इसको धारण किए रहते हैं कि इससे हमारा कोई स्टेटस सिंबल बढ़ता है, वो मूर्खता बढ़ती है। इसलिए हम इस सांस्कृतिक अधःपतन के इस स्तर पर आके खड़े हो गए हैं कि अपनी खड़ाऊं छोड़ी है, अपनी जूतियां छोड़ी हैं। भारत में ऐसा भी रहा है कि कुछ समय जब बहुत ठंड पड़ती रही है तो खड़ाऊं का उपयोग नहीं कर सकते, तो जूतियां इस देश में बनाई जाती हैं। जूतियां बहुत वैज्ञानिक हैं, जूतों की तुलना में तो बहुत ज्यादा वैज्ञानिक हैं। मैंने देखा राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र के कई इलाकों में जूतियां बनती हैं। जूतियां इतनी अद्भुत होती हैं कि सीधे या उल्टे दोनों पैरों में दोनों को पहन सकते हैं, कभी भी बदल सकते हैं, बराबर घिसती हैं। जूते की तरह से नहीं होती, जूते को एक ही पैर में पहना जा सकता है, दूसरे पैर का जूता दूसरे पैर में नहीं आता। इसका माने जूतियां जूतों से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो भारतीय और स्वदेशी उत्पादन का निशानी है, और जूता ये विदेशी उत्पादन की निशानी है। चमड़े की से बनती। और वैसे भी जूता जो है ना बहुत खराब ये माना जाता है हमारे यहाँ धार्मिक रूप से कि वो मरे हुए जानवरों की चमड़ी से बनाया जाता है। तो और हमारे यहाँ जूतियां जो बनती रही हैं वो स्वाभाविक मृत्यु से जो जानवर मरते हैं उनके चमड़े की ही जूतियां बनती हैं। लेकिन जूते बनाने के लिए जानवरों को कत्ल करना पड़ता है, मारना पड़ता है बेमौत समय से पहले, तब जाके वो कुर्म बनता है, उससे जूता बन पाता है। तो ये जूते में हम फंस गए। ये विदेशी माने एक तरह से अंधानुकरण, पश्चिमी अंधानुकरण या अंग्रेजी अंधानुकरण की दूसरी बड़ी निशानी है। इसी तरह से मैं एक दो बातें और कहना चाहता हूं भारतीय पहनावे के बारे में। ये जो धोती होती है या लुंगी होती है, जो बिना सिला हुआ कपड़ा है, इसको पहनने के लिए आप चाहें तो सैकड़ों तरीके से पहन सकते हैं, सैकड़ों तरीके से पहन सकते हैं। धोती को बांधना हो तो असमिया तरीके से बांधा जा सकता है, बांग्ला तरीके से बांधा जा सकता है, मराठी तरीके से बांधा जा सकता है, गुजराती तरीके से बांधा जा सकता है, उत्तर भारतीय तरीके से बांधा जा सकता है। भारत में जितने प्रांत हैं उतने तरीके से आप धोती को बांध सकते हैं, क्योंकि वो बिना सिला हुआ है। पैंट को एक ही तरीके से बांध सकते हैं क्योंकि वो सिला हुआ है। और अगर इस धोती के बारे में कोई बड़ी बात मुझे कहनी हो तो धोती भारतीय संस्कृति की सबसे जीवंत निशानी है, जिसको देखकर ही आप पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति किस क्षेत्र का है। मैं जो है ना, या आप साधारण रूप से आपके सामने कोई मां को खड़ा किया जाए जो असमिया पद्धति से धोती बांधे हुए हो, कोई माँ को खड़ा किया जाए जो मराठी पद्धति से बांधे हुए हो धोती, किसी माँ को खड़ा किया जाए जो गुजराती पद्धति से धोती बांधे हुए हो, किसी माँ को खड़ा किया जाए जो पंजाब या हरियाणा की पद्धति से धोती बांधे हुए हो, और उनके नाम के आगे कुछ न लगाया जाए कि ये कहाँ की माँ है, हरियाणा की है, आसाम की है, बंगाल की है, कहाँ की है, खाली धोती बांधे हुए वो खड़ी है। आप 1 मिनट में बता देंगे ये माँ आसाम की है, ये माँ बंगाल की है, ये माँ पंजाब की है, ये हरियाणा की है, ये गुजरात की है, या ये जम्मू कश्मीर की है। माने धोती बांधने के तरीके मात्र से पूरा परिचय हो जाता है बिना बोले हुए। लेकिन पैंट पहने हुए आदमी को आप नहीं बता सकते कि ये इंग्लैंड का है, आयरलैंड का है, फ्रांस का है, जर्मनी का है,
या अमेरिका का है या कनाडा का है, क्योंकि पैंट एक जैसी है सभी जगह, धोती बांधने के तरीके एक जैसे नहीं हैं कहीं भी। मैं आपको और एक बात कहना चाहता हूं कि धोती वस्त्र तो एक ही है, बांधने के तरीके जो है ना वो अलग अलग है। एक क्षेत्र के हिसाब से एक तरीका, दूसरे क्षेत्र के हिसाब से दूसरा तरीका। महाराष्ट्र की माताओं को देखा धोती बांधे हुए तो उनका तरीका बिल्कुल अलग है, क्योंकि महाराष्ट्र की वैसी जरूरत है। आसाम की माताओं को देखा है धोती बांधे हुए, बंगाल की माताओं को देखा है धोती बांधे हुए, क्योंकि वहां की जरूरत बिल्कुल अलग है। हर क्षेत्र के, हर परिवेश के, जलवायु और जरूरत के हिसाब से बांधने का तरीका विकसित हुआ है। वस्त्र तो एक ही है, धोती जो 5 मीटर का या 5 गज का वस्त्र तो एक ही है, सारे देश में एक ही तरीके से बनता है, लेकिन बांधने के तरीके में जो अंतर है उसी को मैं भारतीय संस्कृति मानता हूं। और जो धोती एक वस्त्र है उसको मैं भारतीय सभ्यता मानता हूं। ये जो धोती है वो भारतीय सभ्यता है और धोती बांधने का जो तरीका है वो भारतीय संस्कृति है। संस्कृति क्षेत्र के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से बदलती रहती है, सभ्यता पूरे देश में लगभग एक जैसी होती है। तो हमारी सभ्यता की निशानी धोती, हमारी सभ्यता की निशानी लुंगी, जिसको बांधने के अलग अलग तरीके हैं जरूरत के हिसाब से, और बांधे नहीं तो उसके उपयोग के और 20 तरीके हैं। मान लीजिए लुंगी पहन के आप जा रहे हैं और आपके पास कोई दूसरा पात्र नहीं है और आपको ढेर सारी सब्जी लेके आनी है, लुंगी का एक हिस्सा आप उसमें सब्जियां भर के लेके आ सकते हैं। अगर आप कहीं से धान्य लाना चाहते हैं, धोती का एक हिस्सा आपने खोला, उसमें धान्य बांध के भी आप ला सकते हैं। कुछ भी लाने ले जाने में आसानी है धोती और लुंगी में। पैंट में क्या ला सकते हैं? उतना ही ला सकते हैं जितनी जेब में आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं ला सकते। और अगर जेब में भर भी लिया तो चलने में इतनी तकलीफ होगी कि आप शायद चल नहीं पाएंगे उससे। तो ये पैंट, कोट और शर्ट में हम फंस गए। लुंगी धोती वाली सभ्यता और संस्कृति को छोड़कर ये हमारे सांस्कृतिक अधःपतन की निशानी है। मेरा ये मानना है कि भारतवासी जो भी थोड़े अंग्रेजी के प्रभाव में है, अंग्रेजियत के प्रभाव में है, उनको जितना जल्दी हो अपनी उस भूषा को बदल लेना चाहिए, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के हिसाब से, अपनी जलवायु के हिसाब से और अपनी जरूरतों के हिसाब से। और एक विषय पे बात करना चाहता हूं कि हमने सांस्कृतिक अधःपतन की एक सीमा तोड़ी है विदेशी भोजन का अंधानुकरण करके। भाषा में हम विदेशी हो गए, भूषा में हम विदेशी हो गए, भोजन के स्तर पर भी हमारे देश में बहुत ज्यादा विदेशीकरण हो गया। भोजन भी हमारी जलवायु और हमारी जरूरत के अनुसार विकसित हुआ है इस देश में। हमारे लाखों करोड़ों वर्ष के जीवन में भोजन का जो विकास हुआ है ये सबसे बड़ा विकास है भारत में। भारत में माना जाता है, सारे विद्वान इस पर एक मत हैं कि भोजन में जो कुछ हमने विविधता लाई है पिछले हजारों लाखों वर्ष में, ये भारत की सबसे बड़ी देन है पूरी दुनिया के। शायद भारत के भोजन में जितनी विविधताएं हैं दुनिया के किसी देश में आपको नहीं मिलेंगी। आप जानते हैं गेहूं भारत में भी पैदा होता है, गेहूं ब्रिटेन में भी पैदा होता है, गेहूं कनाडा में भी पैदा होता है, गेहूं अमेरिका में भी पैदा होता है, यूरोप के और भी कई देशों में गेहूं पैदा होता है। गेहूं एक ही तरह की फसल है, वो भारत में भी है, यूरोप के कई देशों में और अमेरिका में भी है। हम गेहूं का आटा बनाते हैं और आटे से फिर हम पूड़ी बनाते हैं, कचौरी बनाते हैं, हम पराठा बनाते हैं। पराठे कई तरह के बनाते हैं, पूरियां कई तरह की बनाते हैं, कचौरियां कई तरह की बनाते हैं, रोटी बनाते हैं तो रोटी भी कई तरह की होती है। कोई रोटी तंदूर वाली होती है, कोई रोटी चूल्हे वाली होती है, कोई रोटी गैस वाली होती है, तवे वाली होती है। तो रोटियों के 20 प्रकार हैं, पूड़ियों के 20 प्रकार है, कचौरियों के 20 प्रकार है, पराठों के 20 प्रकार हैं। माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, 1 परत का पराठा, 2 परत का पराठा, 3 परत का पराठा, 4 परत का पराठा। ऐसे पराठे हमारे देश में घर घर में, गांव गांव, गली गली में इतने अद्भुत और इतनी विविधता वाले। हमारे पास क्या है? गेहूं का आटा। उसी गेहूं के आटे से खाने के लिए सैकड़ों तरह की चीजें हम बना सकते हैं, पूरी, पराठा, रोटी आदि के स्तर पर। यूरोप के पास भी वही गेहूं का आटा है, लेकिन उनके पास बनाने के लिए 2 ही चीजें हैं, या तो पाव रोटी या डबल रोटी। 2 ही चीजें हैं उनके पास। और उसको 2 भी क्यों कहें, एक ही चीज है। पाव रोटी, डबल रोटी एक ही तरीके से बनते ही है, बस मामूली सा अंतर है।
तो वो गेहूं पैदा करते हैं, गेहूं को पैदा करके आटा बनाते हैं, उस आटे से पाव रोटी, डबल रोटी के अलावा तीसरी रोटी बना ही नहीं सकते वो। हमारे यहाँ सैकड़ों किस्म की रोटियां, पूरियां, कचौरियां हम बनाते हैं। अब भारतवासियों का ये दुर्भाग्य है कि जिस भारत देश में हजारों साल से सैकड़ों किस्म के गेहूं के आटे से बनने वाले व्यंजन रहे हों, वो भारतवासी सवेरे से शाम तक पाव रोटी और डबल रोटी खाते। वो पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, इन्हीं नामों पे है सब वो पाव रोटी और डबल रोटी। पिज्जा कह लो, बर्गर कह लो, उसको बीच में से काट के सलाद भर लो या सलाद के बीच में उसको लगा के खा लो, बात तो एक ही है। तो आप देखो कि कितने नीचे हम आए, कितना पतन हमारा हुआ। सैकड़ों किस्म के व्यंजन जो हम गेहूं के आटे से बना सकते हो, उस देश के लोग पाव रोटी, डबल रोटी, पिज्जा, बर्गर खाने में फंस जाएं, तो ये भी हमारे सांस्कृतिक अधःपतन की ही निशानी है, या बल्कि मूर्खता की निशानी। मूर्खता इसमें पता है क्या है? कोई भी पाव रोटी और डबल रोटी जो आप खाते हैं ताजा नहीं होती। ताजा होती तो वो बनती ही नहीं, वो तो बासी ही होती है। वो एक दिन बासी हो सकती है, 2 दिन हो सकती है, 10 दिन हो सकती है, 15 दिन हो सकती है। यूरोप और अमेरिका में तो 3-3 महीने पुरानी बासी पाव रोटी, डबल रोटी मिलती है और लोग उन्हीं को खा के अपना जीवन चलाते हैं, गुजारा करते हैं। अब हमने उनकी नकल करके हमारे घरों में वो बासी डबल रोटी लाना और खाना शुरू कर दिया। गेहूं के आटे के बारे में विज्ञान ये कहता है कि इस आटे को गीला होने के 48वें मिनट के अंदर इसका रोटी बन जाना चाहिए और रोटी बनने के 48 मिनट के अंदर इसको खा लिया जाना चाहिए। लेकिन पाव रोटी और डबल रोटी का अगर कहानी सुनना और गिनना शुरू करेंगे तो वो तो 10-20 दिन पुराना होता है। उसको खराब कर करके हम खा रहे हैं और फिर बड़ा शान महसूस करते हैं, अपने आप को बड़ा स्मार्ट महसूस करते हैं। हम पाव रोटी खाते हैं, डबल रोटी खाते हैं, स्मार्टनेस मानते हैं इसमें। अब ये सुपर इडियोसिटी है या स्मार्टनेस है, इसको तय करने की अभी जरूरत है। पढ़े लिखे घरों में, खासकर अंग्रेजी वाले घरों में, इस तरह के भोजन का इतना तेजी से प्रवेश हुआ है कि भारत का विविधतापूर्ण व्यंजन अब उनके घरों से गायब हो गए हैं, बाहर हो गए। अगर आप ईमानदारी से एक काम करें, हम में से कोई भी ये काम करे, जिस दिन हमारा जन्म हुआ और जिस दिन हमारी मृत्यु हो, ये सारे दिन हम गिन लें, उतने दिन हम नए नए व्यंजन बना के भारत में खा सकते हैं। इतनी विविधता इस देश में हजारों साल से उपलब्ध रही है। अब उस भारत में गिने चुने 2-4 व्यंजन जो अंग्रेजियत वाले हैं वो हमारे घरों में घुस गए। व्यंजन घुस गए, डबल रोटी, पाव रोटी, उसके साथ बिस्किट आ गया। जिस देश में ताजा रोटी बनती हो, ताजा भाकरी बनती हो, ज्वार की भाकरी बनती हो, बाजरे की बनती हो, मक्के की बनती हो, तीनों की मिलाकर बनती हो, उस देश के लोग बिस्किट खाने लगे, उस देश के लोग डबल रोटी और पाव रोटी खाने लगे। तो इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता। तो भोजन के स्तर पर इतनी ज्यादा गिरावट हम में आ गई है। और इससे भी बड़ी एक गिरावट हम में आई है, हम भारत में इतने अद्भुत देश में रहते हैं जिसकी कल्पना किसी देश को नहीं हो सकती। हम भारत में ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहां हमको ताजा सब्जी सुबह और शाम दोनों समय उपलब्ध होती है। भारत के किसी भी राज्य में आप रहते हो, ताजा टमाटर, ताजा मटर, ताजा गाजर, ताजा मूली, ताजा पालक, ताजा मेथी, ताजा बैंगन, ये सारी सब्जियां ताजी की ताजी सुबह भी मिलती हैं, शाम को भी मिलती हैं और आपके घर तक आकर कोई देके जाता है। आप जानते ना, कोई ठेले वाला आता है, कोई खोमचे वाला, रेहड़ी वाला आता है और आवाज देके, बहन जी सब्जी ले लो, माता जी सब्जी ले लो, घर के सामने आकर आपकी घंटी बजाकर, आपका दरवाजा खटखटाकर, बोलकर, चिल्लाकर आपको घर में ताजा सब्जी देकर जाता है। ये सपना अमेरिका में रहने वाला कोई आदमी सोच नहीं सकता, देख नहीं सकता। यूरोप में किसी को कल्पना नहीं हो सकती कि सवेरे ताजा सब्जी, शाम को ताजा सब्जी कोई घर के सामने आकर दरवाजा खटखटाकर बोलकर देके जाए। अमेरिका में तो ताजा सब्जी लानी कल्पना की बात है, क्योंकि सब्जियां सब 7 से 15 दिन पुरानी मिलती हैं। इससे ताजा सब्जी तो कहीं मिल ही नहीं सकती। कोई कोई डिपार्टमेंटल स्टोर्स में 1-1 महीने पुरानी मिलती और सब्जी लानी हो तो 20-25 मील से लेकर 100, 150, 200 मील तक कार चला के जाना पड़ता है, तब थोड़ी सी सब्जी आप ला सकते हैं।
यहाँ घर के सामने कोई आपको सब्जी देकर जाता है, और सब्जी ही नहीं देता, आपका हालचाल भी पूछ लेता है, माता जी कैसी हैं, बिटिया आपकी कैसी है, तबीयत ठीक है कि नहीं ठीक है। आप सब्जी लो या ना लो, वो आपके घर की कुशलक्षेम पूछेगा, आप उसके घर की कुशलक्षेम पूछेंगे। माने हमारा उससे आत्मीय संबंध हो जाता है। ऐसा आत्मीय संबंध किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर वाली संस्कृति में हो नहीं सकता, इसकी कोई कल्पना किसी को नहीं। यूरोप और अमेरिका के लोगों को तो कोई ताजा सब्जी उपलब्धि नहीं है, उनके नसीब में नहीं है, क्योंकि उनके देश में होता नहीं है, बाहर के देशों से उनको सब आयात करके लाना पड़ता है। अब मुझे जो दुख होता है, अफसोस होता है, जिस देश में ताजा टमाटर सुबह भी मिले शाम को मिले, वहां के लोग टमाटो सॉस खाएं जो 2-2 साल पुराना है, पता नहीं 3 साल पुराना है, 4 साल पुराना। जब ताजा टमाटर मिल रहा है, उसकी चटनी बनाकर हम सुबह खा सकते हैं, शाम को खा सकते हैं। हम बाजार में जाएं और मैगी हॉट एंड स्वीट टमाटो चिली सॉस लेके आए, और फिर किसी से पूछे भाई क्या है, तो अंग्रेजी में कहते हैं इट्स डिफरेंट। वो डिफरेंस क्या है? उसमें 3 महीने पुराना सड़े गले टमाटर का रस, ये है डिफरेंस उसका। ताजा टमाटर हम खरीदें 8-10 रुपए किलो मिले, और टमाटो चिली सॉस खरीदें 200 रुपए किलो मिले, ये डिफरेंस है उसका। 8-10 रुपए किलो के ताजे टमाटर की चटनी बना के खाएं, कितना स्वाद आए, और उसमें प्रिजर्वेटिव मिला के जो जहर कैंसर पैदा करने वाले 3-3 महीने 6-6 महीने साल भर पुराना टमाटो सॉस खाएं, ये डिफरेंस है। माने मूर्खता की पराकाष्ठा हमने जो है ना लांग ली है। इतना हमारे भोजन में परिवर्तन आया। ताजा टमाटर चटनी की बजाय टमाटो सॉस हमारे घर में आ गया। ताजा गेहूं के आटे की रोटी की जगह हमारे घर में महीनों महीनों पुरानी ब्रेड और डबल रोटी आ गई। पहले हमारे घरों में माताएं और बहनें रोज चक्की चलाती थी, रोज ताजा आटा निकलता था। सुबह का आटा शाम को इस्तेमाल नहीं होता था, शाम का अगले दिन सुबह इस्तेमाल नहीं होता था। इतना ताजा आटा खाने वाले लोग हम रहे हैं, इसलिए ये देश बीमारियों से मुक्त रहा है और दवाओं की जरूरत हमको ज्यादा नहीं पड़ी है। जब से हमने आटा सड़ा गला खाना शुरू किया है, महीनों महीनों पुराना आटे की बनाई हुई चीजें खाना शुरू की हैं, और महीनों महीनों पुराने टमाटर का सॉस खाना शुरू किया है, हमारी बीमारियां बढ़ी हैं और चिकित्सा का खर्चा बढ़ा है। घर का बजट तो बढ़ा ही है, बीमारियों का भी बजट बढ़ा है, और खर्चा उसकी चिकित्सा का भी बढ़ता गया। इससे भी ज्यादा महत्व की बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि हमारे घर की सब माताएं क्या ज्ञान रखती हैं कि हमारे यहाँ जो जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं ना, उनको खास तरीके से तैयार करके रखा जाता है। जो चीजें बहुत जल्दी खराब होती हैं, जैसे आम बहुत जल्दी खराब होने वाली चीज है, जैसे आलू जल्दी खराब होने वालों में गिना जाता है, जैसे गाजर जल्दी खराब होने वाली चीज है, जैसे मूली जल्दी खराब होने वाली चीज है, जैसे बंद गोभी पत्ता गोभी जल्दी खराब होने वाला, शलजम जल्दी खराब होने, माने जो भी चीजें हमारे घर में हमारे आसपास में जल्दी खराब होती हैं, जिनकी शेल्फ लाइफ कम है, उनको हम विशेष तरीके से तैयार करके रखते हैं। और वो विशेष तरीका है अचार डालने का। हमारे घरों में अचार डाले जाते हैं, आम के अचार डाले जाते हैं, नींबू के अचार डाले जाते हैं, आंवले के अचार डाले जाते हैं, सब तरह के अचार हमारे घरों में, गाजर का, मूली का, सब तरह के अचार डाले जाते हैं। ये अचार डालना एक तरह से खराब होने वाली वस्तु को लंबे समय की जिंदगी देने का एक तरीका है। मैंने कई माताओं के घरों में 20-20 साल पुराना आम का अचार देखा है। हम 20 साल तक आम को बचा के नहीं रख सकते, लेकिन उसी आम का अचार डालकर 20 साल तक उसको बचा के रख पाते हैं। टमाटर का देखा है, अदरक का मैंने अचार देखा एक घर में 35 साल पुराना। तो हमारे यहाँ ये अचार डालने की एक बड़ी वैज्ञानिक पुरानी परंपरा माताओं बहनों के द्वारा विकसित हुई है। अब हमारे यहाँ उल्टा हो गया है कि जो घरों की माताएं बहनें ये अचार डाल के घरों के आयुर्वेदिक औषधियों के उपयोग से, मेथी का उपयोग किया, धनिया का उपयोग किया, जीरे का उपयोग किया, हींग का उपयोग किया, या और हमने आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग किया जो हमारे रसोई में है, और इनको अचारों में मिलाकर ऐसे रखा कि 20-25 साल तक वो सुरक्षित है, नींबू है, अदरक है, वगैरह वगैरह। अब हम इतने ज्यादा
पश्चिमी या विदेशी अंधानुकरण के शिकार हो गए हैं कि अचार डलना ही घरों में अब बंद हो गए हैं। बाजार से पड़ा पड़ाया अचार लाना हमने शुरू कर दिया है और उसको मेज पे और अपने खाने में परोसना शुरू कर दिया। शर्म आनी चाहिए, खरीदे हुए अचार को अगर हम थाली में परोस रहे हैं तो। हमारे सांस्कृतिक ज्ञान का कितनी गिरावट वाला ये एक उदाहरण है। जहां हजारों साल से ये परंपरा चलती रही, वहां अब कुछ घरों में ये हालत हो गई है, अचार डालना किसी को आता नहीं, उसकी रेसिपी किसी